नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। पेश है हमारा खास प्रोग्राम आक्रमण, जहां पर जंग की हर चिंगारी को हम आग बनने से पहले पकड़ते हैं। दुनिया इस वक्त जंग की भट्टी में तप रही है। हर दिशा से सिर्फ बारूद की गंध आ रही है। हर मोर्चे पर धधकने की तस्वीर नजर आती है और इन्हीं आग की लपटों में कई देश झुलस रहे हैं। भड़कती जंग के बीच दो तस्वीरें सामने आई और दोनों ही इशारा कर रही हैं कि आग अभी और भी ज्यादा भड़केगी। जी हां, पहली तस्वीर समंदर से आई है, जहां पर सुमुद फ्लोटीला का काफिला गाजा की ओर बढ़ रहा है। और ये सिर्फ जहाजों का कारवां नहीं, बल्कि ये उम्मीदों की नाव है, जो भूख, प्यास और बमों के बीच में फंसे गाजा के लोगों के लिए एक सांस है। मदद, दवाइयां और इंसानियत लेकर ये बेड़ा अब बस कुछ घंटों की दूरी पर है। लेकिन दूसरी तरफ इजराइल है, जिसने सख्ती की सारी सीमाएं पार कर दी और स्पष्ट चेतावनी भी दे दी कि अगर काफिला सीमा में घुसा तो जवाब मिलेगा, और वो जवाब शायद तबाही होगा। और दूसरी तस्वीर यूक्रेन से, जहां पर राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का मिशन टॉमहॉक बहुत तेजी से जमीन पकड़ रहा है। जी हां, जेडी वेंस यानी अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस पहले ही कह चुके हैं कि अमेरिका टॉमहॉक मिसाइल देने पर यूक्रेन के लिए विचार कर रहा है। बस अब ट्रंप के आदेश का इंतजार है। टॉमहॉक यानी कि 2500 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइल, मतलब मॉस्को अब सीधे निशाने पर है। और रूस इस पर आग बबूला है, क्योंकि क्रेमलिन ने खुली चेतावनी दी है, ये सीधी दखल होगी, रेड लाइन पार करने जैसा कदम है। एक तरफ शांति की बात, तो दूसरी तरफ इजराइल अपने हमले को लगातार बढ़ा रहा है। आइए आपको बताते हैं आखिर क्या हुआ है पिछले 24 घंटों में या पिछले 48 घंटों में। दरअसल गाजा में लगातार बमबारी हो रही है। लगातार गाजा में इजराइल हमले बरसा रहा है, हमले तेज कर रहा है, जमकर बमबारी की जा रही है। और इतना ही नहीं, हर स्तर पर टारगेट किया जा रहा है, चाहे स्कूल हो या फिर अस्पताल, उन्हें लगातार टारगेट किया जा रहा है। और पिछले 24 घंटों में 59 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। लगभग अब यह आंकड़ा और बढ़ चुका होगा, कहा जा सकता है। अस्पतालों में, स्कूलों में भी अटैक कर रहा है। गाजा, जो पहले ही आईडीएफ लगभग 80% नष्ट कर चुका है, बचे कुछ इलाकों में भी टारगेट कर रहा है। महिलाएं और बच्चों समेत आम नागरिकों को सीधे अब आईडीएफ ये कहा जाए कि उसको टारगेट किया जा रहा है, और यहाँ पर सबसे ज्यादा वही प्रभावित है। और फिलहाल स्थिति ऐसी है कि स्थिति बहुत गंभीर है, संघर्ष अभी भी जारी है। बार बार बात यही कि एक तरफ शांति पर बात, तो दूसरी तरफ हाथ में मिसाइल। आखिर ऐसा क्यों? यही स्थिति है इन दिनों, पिछले कुछ दिनों से गाजा और इजराइल के बीच तनाव को लेकर। इधर ट्रंप की कोशिश है कि शांति की बात जारी है, लेकिन गाजा पर कहर भी जारी है। इजराइल ने एक बार फिर से हवाई हमले किए, मिसाइलें गिरी, घर राख हुए, खून से सनी जमीन चीख रही है। महज कुछ घंटों में दर्जनों मौत हो चुकी है। गाजा फिर सह रहा है जंग का दंश, और ऐसे में शांति का रास्ता अब और भी ज्यादा दूर दिखता हुआ नजर आता है। शांति की पहल के बीच गाजा पर इजराइल का कहर जारी है। फिर हुए हवाई हमले, फिर गिरी मिसाइलें। मलबे में तब्दील घर, खून से सनी जमीन। महज कुछ घंटों में अब तक दर्जनों फिलिस्तीनी मारे गए। जिनमें महिलाएं, बच्चे, बूढ़े और कोई नहीं बख्शा गया। शांति की बातें हो रही हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि जंग अब भी जिंदा है।
पिछली रात को हुए हमले में स्थानीय अस्पताल के मुताबिक कम से कम 31 लोग मारे गए। दुनिया सवाल करती है कि कहां जा रही है इंसानियत। एक ओर टकराव का सिलसिला, दूसरी ओर शांति की बड़ी बात। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की योजना, नाम सुनते ही उम्मीदें जगी। पर अब भी वो सवालों के घेरे में है। हमास ने कहा कोई फैसला रुक कर होगा, पहले संगठन की सलाह लेंगे फिर फरमान जारी करेंगे, क्या होगा देखा जाएगा। कहानी सिर्फ कागज की नहीं, ये जमीनी हकीकत है। खून से लथपथ हकीकत। इजराइल और गाजा दोनों के बीच आवाजें तेज हो चुकी हैं। हर एक नाम के पीछे परिवार है, हर आंसू के पीछे एक सवाल है। कौन देगा जवाब, कौन देगा राज? शांति के नाम पर कितनी कीमत चुकानी होगी? क्योंकि मैदान पर हालात बिल्कुल जुदा हैं। चीख है, पुकार है, बेबसी है, तन्हाई है, भूख है, प्यास है और जान बचाने की जंग है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सुबह से अब तक 59 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए। अल-मवासी के बताए हुए मानवीय इलाके में एक तंबू निशाना बना है, जिसमें एक पिता, 7 महीने की गर्भवती महिला और उनका बच्चा, जिनका सबसे दर्दनाक अंजाम हुआ है। फिलहाल दुनिया देख रही है कि कूटनीति की शतरंज चल रही है, पर शतरंज में जिन प्यादों की जान है उनकी कीमत कैसे मानी जाएगी? ये सवाल सिर्फ नेताओं का नहीं, ये सवाल हमारी समझदारी का भी है, क्योंकि कल की शांति के लिए अब नारा नहीं, अमल चाहिए। गाजा जहां जमीन अब खून से भीग चुकी है और वहां ट्रंप की कलम से शांति की एक नई किताब लिखी जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप की गाजा पर शांति योजना की कॉपी हमास के पास पहुंच चुकी है। अब बारी है उसके जवाब की। ट्रंप ने दो टूक कहा है कि हमास के पास सिर्फ 3 से 4 दिन हैं। अगर जवाब हाँ नहीं हुआ तो अंजाम बहुत खतरनाक होगा। ये धमकी है या चेतावनी? ये सवाल अब पूरी दुनिया पूछ रही है। उधर ट्रंप का दावा है कि योजना को अरब और इजरायली लीडर्स ने मंजूरी दे दी है। मतलब हमास पर अब इंटरनेशनल प्रेशर और ज्यादा बढ़ रहा है। लेकिन क्या हमास इस योजना को मानेगा या फिर जंग का सिलसिला और गहरा होगा? गाजा के टूटे घर, लहू में डूबे चेहरे और रोती हुई माएं अब किसी पॉलिटिकल प्लान का इंतजार कर रही हैं। ऐसे में ट्रंप की शांति योजना एक नया मोड़ और एक और नया धमाका हो सकता है। वहीं कतर कह रहा है कि हमास को दस्तावेज मिल चुके हैं। उन्होंने कहा कि दस्तावेज की जिम्मेदारी से जांच करेंगे। तो वहीं नेतन्याहू का वीडियो संदेश आया कि इजरायली फौज गाजा के ज्यादातर हिस्सों में बनी रहेगी। ये बयान आया है ट्रंप के प्रस्ताव के उस धारणा के बाद जिसमें सेना की वापसी का जिक्र था। और खबर यह भी है कि गाजा जंग खत्म करने के अमेरिका के 20 पॉइंट में से 3 पॉइंट को कतर बदलना चाहता है।
अब कतर कह रहा है कि 3 शर्तें बदलनी ही होंगी और इसकी पैरवी खुद कतर के प्रधानमंत्री अल तानी ने कमाल संभाल रखी है। तानी ट्रंप प्रशासन से संपर्क में है, कह रहे हैं कि जल्द ही 3 शर्तों पर नया अपडेट आएगा। वो 3 शर्तें आपको बताते हैं जिन शर्तों पर हमास को एतराज है। शर्त नंबर 1, डोनाल्ड ट्रंप ने बफर जोन का मैप बनाकर ये जरूर बताया कि इजरायली सैनिक फिलिस्तीन से बाहर निकल जाएंगे, लेकिन ये नहीं बताया कि कब तक वापस जाएंगे। शर्त नंबर 2, ट्रंप ने जरूर कहा कि हमास अगर शर्तों को नहीं मानता है तो उस पर अमेरिका एक्शन लेगा, लेकिन ये नहीं बताया कि भविष्य में अगर इजरायली शर्तों को तोड़ता है तो अमेरिका का रुख क्या होगा। शर्त नंबर 3, फिलिस्तीन और गाजा का जो समझौता हो रहा है उसमें हमास अहम फैक्टर है। शर्तों में कहा गया कि हमास को गाजा से बाहर किया जाएगा, जबकि पहले जो प्रस्ताव कतर ने दिया था उसमें कहा गया कि हमास के लड़ाके अहिंसक तरीके से गाजा में रह सकते हैं, यानी सत्ता में उसकी भागीदारी हो सकती है। अब देखना होगा कि क्या ट्रंप कतर के सुझाए गए 3 पॉइंट को मानते हैं या नहीं। आखिर क्या है मैटर? युद्ध विराम, गाजा की सुरक्षा और विकास, ये 3 अहम मोर्चे हैं। इन शर्तों में बदलाव का मतलब है कि नीतियों की दिशा बदल सकती है। इजराइल, हमास और अंतर्राष्ट्रीय दबाव, सबकी आंखें अब कतर पर हैं। 3 शर्तें और एक बड़ा मोड़। किसका फैसला भारी होगा? कौन झुकेगा, कौन डटेगा? तो सवाल अब सीधा भी है, क्या हमास मानेगा? क्या इजराइल झुकेगा? और क्या ट्रंप की शांति पहल वाकई जंग रोक पाएगी? क्योंकि बात सिर्फ एक दस्तावेज की नहीं है, बात है जिंदगी और मौत के बीच की दूरी की। फैसला तो जल्द आ जाएगा, लेकिन क्या वो अमल लाएगा? अब बार बार सवाल ये खड़ा होता है कि शांति से पहले ये सबसे बड़ी जंग इसे माना जाए। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इस बात को भी समझिए। दरअसल गाजा में लगातार धमाकों पे धमाके हो रखे हैं। गाजा में धमाके हैं कि थमने का नाम ही नहीं ले रखे हैं। और ये धमाका करने वाला कौन है? इजराइल। इजराइल की तरफ से लगातार धमाके अटैक किए जा रहे हैं। शांति प्रस्ताव टेबल पर है, लेकिन जंग अभी भी जमीन पर चल रही है। और इस बार जंग को हवा दे रखे हैं सीधे सीधे बेंजामिन नेतन्याहू। इजराइल का मिशन है हमास को पूरी तरह से खत्म करना, हमास का एक एक व्यक्ति पूरी तरह से राख कर देना। बातचीत तो चल रही है, लेकिन बातचीत की आड़ में बमबारी भी जारी है, क्योंकि जब बातचीत हुई तो उसमें 72 घंटों का अल्टीमेटम हमास को दिया। गाजा के हर कोने में इस 72 घंटे के बीच में भी लगातार ताबड़तोड़ अटैक इजराइल की तरफ से किए जा रहे हैं। जो बफर जोन है, बफर जोन के नाम पर स्थायी मौजूदगी की चाल एक तरह से इजराइल की तरफ से चली जा रही है, आईडीएफ की तरफ से चली जा रही है। और समझिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से गाजा में अभी भी विध्वंस जारी है, एक बार फिर मानव अधिकार संगठनों ने आवाज उठाई है और आईडीएफ की तरफ से किए जा रहे इस एक्शन पर नाराजगी जाहिर की है। रणनीति क्या है समझिए। रणनीति है कि पहले जंग जीतो और फिर उसके बाद में शांति लिखो। जी, क्योंकि एक तरफ शांति बहाली की बात की जा रही थी, तो उसी सब के बीच में जो स्थिति है समझिए, एक तरफ शांति की बात, दूसरी तरफ जमीन पर हमले। सवाल ये भी कि अगर गाजा में अमन और अमान लाने की बात हो रही है तो हमला आखिर क्यों किया जा रहा है? यह अपने आप में गंभीर बात यह है कि आखिर इजराइल का क्या स्टैंड है। एक तरह से आप समझिए, आखिर नेतन्याहू का मकसद क्या है? नेतन्याहू का मकसद सीधे सीधे नजर आता है, हमास पर दबाव बनाना चाहता है। इजराइल शांति प्रस्ताव के बावजूद अगर हमले हो रहे हैं तो उसका क्या उद्देश्य है? और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नेतन्याहू चाहते हैं कि हमास को पूरी तरह से खत्म किया जाए, हमास को कंट्रोल किया जाए। ये एक सबसे बड़ा हिस्सा, सबसे बड़ा मकसद एक तरह से नजर आता है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात इस दौरान कही गई कि हमास को पूरी तरह से खत्म करना है, इजराइल की तरफ से बार बार ये बात कही गई। नेतन्याहू बार बार ये कहते रहे हैं। दूसरी तरफ सुरक्षा जोन
बनाना एक तरह से इजराइल का बहुत बड़ा मकसद माना जा रहा है। शांति प्रस्ताव के बावजूद गाजा पर टारगेट अगर किया जाता है, और देखिए गाजा के अंदर ही स्थायी मौजूदगी की तैयारी एक तरह से नेतन्याहू कर रखे हैं और सीधे सीधे गाजा को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश है। हमास की जो सैन्य ताकत है पूरी तरह से खत्म करना एक तरह से बड़ा उद्देश्य नेतन्याहू का है। वार्ता से पहले ही जमीन पर बढ़त पाना, यही इच्छा जता रहे हैं बार बार बेंजामिन नेतन्याहू। शांति वार्ता के बीच में आतंकी ढांचों का सफाया, लेकिन आप समझिए इन आतंकी ढांचों के सफाई के चक्कर में किस तरह से यहां पर बड़ा मास लेवल का जेनोसाइड होता हुआ नजर आता है। बफर जोन से गाजा को बहुत हद तक सीमित करना भी एक बहुत बड़ा मकसद यहां पर इजराइल का नजर आता है। अब सुपरविजन के नाम पर कब्जे को बहुत लंबा खींचना चाहता है, ये इजराइल की एक बड़ी मंशा साफ तौर से नजर आती है। और आप ये समझिए आखिर ऐसी स्थिति बन क्यों रही है, बार बार यही कहा जा रहा है। दरअसल ये इजराइल की एक चाल है। सुपरविजन के नाम पर ये जो पूरा कब्जा है, जिस हद तक कंट्रोल किया गया है उसको लंबे वक्त तक स्ट्रेच करना है, क्योंकि जो शांति वार्ता है जिसमें 21 सूत्रीय मांगों की बात कही गई है, उसमें उस 21 सूत्रीय जो तमाम बातें हैं उसमें बाकायदा इस बात का जिक्र भी किया गया है कि जो गाजा है उसको कंट्रोल किस तरह से पीए के तौर पे किया जाएगा। अब ट्रंप का दावा यही था। ट्रंप के दावे एक तरफ हैं, वो चाहते हैं कि इजराइल और गाजा के बीच में शांति बने, लेकिन एक तरफ ट्रंप के दावे, जमीनी हकीकत एक तरफ नजर आती है। गाजा के कुछ लोग बार बार पूछ रहे हैं कि आखिर ये खूनी खेल कब तक चलता रहेगा, ये खूनी खेल आखिर कब खत्म होगा। अब कितनी और मासूम लोगों की जानें जाएंगी, आखिर लोगों के मन में बार बार यही बात है। लोग पूछते हैं कितनी और मिसाइलें बरसेंगी, ये कवायदे कब तक चलती रहेंगी। कवायदे चल रही हैं, लेकिन गोली आखिर क्यों नहीं थमती, गोली आखिर क्यों नहीं बुझती। शांति की कागजी बातें हैं, जमीन पर खून की स्याही नजर आती है। तो क्या ये रणनीति है या फिर ये दमनकारी नीति है? लोगों के मन में बार बार सवाल है। दुनिया देख रही है तमाशा, पिछले कई वक्त से लगातार लोगों की जान जा रही है, लेकिन आखिर क्या किया जा रहा है? कूटनीति का समय है या फिर हथियारों का दौर है? सवाल ये भी कि सहायता के जहाज जो आने वाले हैं उन पर वो क्या वहां तक पहुंच भी पाएंगे या नहीं? आखिर किस पे भरोसा किया जाए और किस पर रोया जाए, किससे दूरी बनाई जाए? लोग बार बार यही परेशान हैं। अब आप समझिए, एक तरफ गाजा में स्थिति चिंताजनक, सुमित फ्लोटीला गाजा के दरवाजे पर है। सुमित फ्लोटीला क्या है वो आपको बताएंगे। मानवता का ये काफिला मदद लेकर लगातार आगे बढ़ रहा है गाजा की तरफ, गाजा वासियों की तरफ, लेकिन इजराइल और भी ज्यादा सख्त है, रास्ता रोकने की तैयारी पूरी कर रहा है। समंदर में अब सिर्फ जहाज नहीं बल्कि एक टकराव बह रहा है। एक तरफ जरूरतमंदों की उम्मीदें हैं, दूसरी तरफ सुरक्षा की दलीलें और धमकियां। क्या होगा जब ये बेड़ा गाजा की सीमा छूएगा? क्या मदद मिल पाएगी या फिर यहाँ पर भी मुश्किल है? अब फैसला समंदर की लहरों के बीच में होगा और दुनिया देख रही है कौन झुकेगा और कौन रुकेगा। समंदर में हिचकोले खाता ये जहाज सिर्फ जहाज नहीं बल्कि गाजा के लोगों की उम्मीदों का प्रतीक है। ये एक जहाज नहीं, ये आस है, सहारा है उन लाखों लोगों के लिए जो भूख से तड़प रहे हैं। क्योंकि गाजा में भूख है, प्यास है, बेबसी है, आंसू है, लाचारगी है, मोहताजगी है। लोग उम्मीदों की निगाहों से देख रहे हैं, कभी आसमान की तरफ, कभी जमीन की तरफ, कभी समंदर की तरफ, क्योंकि भूख ने बेबस कर दिया है, प्यास से हड्डियां चटकने लगी हैं। ये जहाज सिर्फ लकड़ी और लोहे का टुकड़ा नहीं है, ये गाजा के दर्द की आवाज है जो टूटे दिलों में बसती है। ये आवाज पहुंचनी है उन तक जो सुनने को तैयार है। ये उम्मीदों का सफर है जिसमें बस एक मंशा है, इंसानियत की जीत दर्ज करने की। गाजा जहां हर सांस अब एक दास्तां है, जिंदगी मौत से बिल्कुल करीब है,
जहां धरती पर लिखी हर दास्तान में जख्म है, वहीं इजराइल की लाख कोशिशों के बावजूद इंसानियत अभी भी जिंदा है। नेतन्याहू की तमाम तरह की धौंस जैसे समंदर में उछला हुआ बूंद का शोर साबित हुआ। उनकी हर पैतरेबाजी धरी की धरी रह गई। नेतन्याहू की कोशिशें ठंडी हवा बनकर उड़ गई हैं, क्योंकि जोश, जज्बा और कठोर इरादों के समंदर में मानवता की नींव डटी रही। किसने सोचा था कि मददगारों को निशाना बनाने की कोशिशें, इंसानी चेहरों पर बंदूक उठाने का दुस्साहस बेदर्द निकलेगी कि खुद करने को शर्मसार होंगे। उनकी धाक अब हवा हो चली है। क्योंकि गाजा की सिसकती आवाज जो इंसानियत को झकझोर रही थी, क्योंकि गाजा में मानवता दम तोड़ रही थी, इसलिए गाजा की चीख सुनने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। हर रोना अब किसी की जुबान बन जाता है, हर आहट अब किसी की पुकार बन जाती है। और अब समुद्र की लहरों पर एक उम्मीद का काफिला है, समुद्र फ्लोटिला। गाजा की नाकेबंदी तोड़ने के लिए बिल्कुल दहलीज में दस्तक देने को आमादा हो चुका है। ये बेड़ा अब गाजा की सीमा से महज कुछ घंटे की दूरी पर है। दर्जनों जहाज, आम नागरिक, इटली के सांसद, यूरोपीय संसद के सदस्य, ये नाम नहीं, ये इंसानियत के ठोस कदम हैं। समंदर पर सन्नाटा टूट रहा है। हर नौका में एक दिल धड़क रहा है। हर पैकेट मदद में एक माँ की दुआ बंद है। हर कदम पर इतिहास की निगाहें टिकी है। ये लड़ाई अफसाने की नहीं है, ये चीखती आवाजों का प्रतिरोध है। ये उन चेहरों की कहानी है जिन्हें पर्दे के पीछे भुला दिया गया था। ये उनसे मिलने का वादा है जिनकी यादों में घर बसता है। कहते हैं कि चेतावनी की चोटें भले गहरी हों, पर इंसानियत की जड़ें और गहरी हैं। नेतन्याहू की धमकियां और बयानों की आंधियां, नापाक कोशिशें समंदर की तरंगों में बहकर मिट जाएंगी, क्योंकि गाजा की पुकारें अब अकेली नहीं रही। दुनिया सुन रही है, समुद्र आगे है, हिम्मत साथ है, इंसानियत जिंदा है। बुलंद और जहाज जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। गाजा की नाकाबंदी तोड़ने के लिए हुंकार भरता समुद्र फ्लोटिला अब सिर्फ एक मानवता का संदेश नहीं, बल्कि इजराइल और अमेरिका के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन चुका है। इजराइल पहले ही चेतावनी दे चुका है कि ये बेड़ा रोक दिया जाएगा। संभावित हमले की आशंका को देखते हुए इटली और स्पेन ने नौसेना के जहाज तैनात किए थे, ताकि इस फ्लीट की निगरानी और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। लेकिन अब एक बड़ा ट्विस्ट आ गया है, जब इटली की युद्धपोत ने पीछे हटने का फैसला कर लिया है। ये संकेत माना जा रहा है कि इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी नेतन्याहू की धमकियों के दबाव में आ गई है। पिछले हफ्ते ही ग्रीस के पास अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में फ्लोटिला पर ड्रोन से हमला हुआ था। इन ड्रोन में स्टन ग्रेनेड और उत्तेजक रसायन लगे थे, जो साफ तौर पर इस बेड़े को रोकने के लिए एक सख्त चेतावनी थी। इटली और स्पेन के नौसैनिक जहाजों का मकसद सीधे इजराइल से टकराव नहीं था, बल्कि एक संतुलन बनाना था। लेकिन अब इटली की वापसी ने स्थिति और जटिल कर दी है। तो सवाल उठता है कि ये 50 जहाजों का बेड़ा आखिर क्यों इजराइल और अमेरिका के लिए सिरदर्द बन गया है? क्योंकि ये सिर्फ एक फ्लीट नहीं, एक सामाजिक, राजनीतिक और मानवीय आंदोलन है। ये वैश्विक स्तर पर एक सशक्त आवाज है, जो नाकेबंदी तोड़कर गाजा की पीड़ा को दुनिया के सामने लाने का इरादा रखता है। इजराइल और अमेरिका के लिए चुनौती है, क्योंकि ये बेड़ा उनके दबाव और धमकियों को चुनौती दे रहा है। ये उस अंतर्राष्ट्रीय सत्ता केंद्र को सवालों के घेरे में ला रहा है, जो वर्षों से गाजा की समस्याओं को अनदेखा करता आया है।
तो ये 50 जहाज सिर्फ पानी में तैरते टुकड़े नहीं हैं, ये इंसानियत की लड़ाई का समुद्री किले हैं। आगे क्या होगा? क्या ये बेड़ा अपना मकसद पूरा कर पाएगा या फिर इजराइल की धमकियों के सामने टूट जाएगा? ये देखना दिलचस्प है। लेकिन एक बात साफ है कि गाजा की आवाज अब दुनिया के हर कोने तक पहुंच रही है और इसे दबाया नहीं जा सकता। वहीं इजराइल का दावा है कि गाजा में बरामद हुए हमास के दस्तावेज बताते हैं कि समुद्र बेड़े का सीधा संबंध हमास से है। इजराइल कहता है कि हमास इस बेड़े के लिए फंड जुटाता है और अपनी मर्जी से इसका इस्तेमाल करता है। क्या ये बेड़ा सच में सिर्फ मानवीय मदद लेकर जा रहा है या इसके पीछे कोई छुपा है एजेंडा? इजराइल की ये नई प्रतिक्रिया अब मामले को और नाटकीय बना रही है। देखना होगा कि समुद्र फ्लोटिला इस दबाव में कैसे आगे बढ़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो आपने देखा समुद्र फ्लोटिला किस तरह से एक राहत और उम्मीदों की किरण लेकर पहुंच रहा है। आपको बताते हैं कि आखिर समुद्र फ्लोटिला की जरूरत क्यों पड़ी है, इसका अंजाम क्या होगा और समुद्र शब्द का अर्थ आखिर क्या होता है। दरअसल समुद्र का मतलब होता है डटकर, तटस्थ रूप में खड़े रहना, समंदर से इंसानियत की लड़ाई। इसका सबसे बड़ा अर्थ और सबसे बड़ा रूप नजर आता है। अंतर्राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं का यह बड़ा बेड़ा है जिसमें 50 से ज्यादा जहाज शामिल होते हैं और इन जहाजों पर मौजूद होती हैं महिलाएं, डॉक्टर्स, यहां तक कि कई जगहों के कई देशों के सांसद प्रतिनिधि भी इस दौरान सवार होते हैं। अब आप ये समझिए कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल गाजा पिछले कई वक्त से बड़ा परेशान है। इजरायली नाकेबंदी गाजा में जारी है। यहाँ पर खाना, दवाइयाँ, पानी सभी की किल्लत नजर आती है। अल मवासी जैसे सेफ जोन भी अब सुरक्षित नहीं माने जाते। संयुक्त राष्ट्र की मदद बाकायदा यहाँ पर बाधित नजर आती है। दुनिया तक गाजा की आवाज पहुंचाना इसका सीधा सीधा बड़ा मकसद होता है। अब आप ये जरा समझिए कि आखिर इसका अंजाम क्या होगा जब समुद्र फ्लोटिला पहुंचेगा गाजा यहाँ के लोगों के पास में। इजराइल पहले ही लगातार चेतावनी दे रहा है। पहले आपको याद होगा ड्रोन से अटैक हो चुके हैं, मिसाइल से अटैक हो चुके हैं। पहले भी इटली, स्पेन के युद्धपोत पहले पीछे हट गए जिस तरह से हमले हुए। टकराव लगातार बना, टकराव की स्थिति लगातार यहाँ पर नजर आ रही है, आगे और बढ़ सकती है। दुनिया की नजरें अब समंदर पर हैं, जो लोग यहाँ पर सीधे सीधे लोग गाजा के लोगों के लिए मदद लेकर पहुंचे हैं। अब ये समझिए कि समुद्र फ्लोटिला में आखिर होता क्या क्या है। आपको ये भी मैं बता देती हूँ फ्लोटिला में आखिर क्या क्या होता है। जिस तरह से हमने आपको बताया कि समुद्री मदद एक तरह से पहुंच रही है। दरअसल अगर समुद्र फ्लोटिला को आप समझे तो समुद्र फ्लोटिला में 50 से ज्यादा जहाज होते हैं। 50 से ज्यादा जहाजों का एक बड़ा बेड़ा होता है और इन 50 से ज्यादा जहाजों में अंतर्राष्ट्रीय सक्रिय कार्यकर्ताओं की मौजूदगी होती है। इतना ही नहीं, इसमें डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स भी मौजूद रहते हैं गाजा में, जिनकी बहुत ज्यादा जरूरत है। इस दौरान सांसद, राजनीतिक प्रतिनिधि भी इस बड़े बेड़े में शामिल होते हैं। महिलाएं होती हैं, आम नागरिक होते हैं, वॉलंटियर्स होते हैं जो प्रभावित इलाकों में मदद कर सकें। और सबसे चीजों की जिनकी जरूरत है, खाद्य सामग्री, दवाइयां, पीने का पानी जिसको मोहताज हो चुके हैं गाजावासी, उसकी साफ तौर से व्यवस्था एक तरह से इस दौरान रहती है। इतना ही नहीं बल्कि मीडिया और पत्रकार भी इस समुद्री बेड़े में मौजूद हैं, जो लगातार तस्वीरें गाजा की स्थिति पूरी दुनिया के सामने रख रहे हैं। सुरक्षा और तकनीकी टीम भी इस दौरान इस पूरे बेड़े में मौजूद है और गाजा तक ये तमाम सहायता पहुंचाना सबसे बड़ा मकसद है। और यही वजह है कि इजराइल डरा हुआ है। इजराइल बिल्कुल नहीं चाहता कि गाजा तक ये सहायता पहुंचे। इजराइल बिल्कुल नहीं चाहता यहाँ के लोग उनको साफ पानी मिले, या इजराइल बिल्कुल नहीं चाहता कि यहाँ के लोगों को खाना नसीब हो, और तभी बार बार इन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है। अब आइए मैं आपको बताती हूँ कि आखिर समुद्र फ्लोटिला क्या है।
आखिर सुमुद फ्लोटिला चर्चा में आया क्यों है, ये भी जरा जान लीजिए। दरअसल मानवीय सहायता का समुद्री काफिला एक तरह से माना जाता है। मानवीय सहायता ये लोगों को पहुंचाता है समुंदर के रास्ते, लहरों से लड़ते हुए, तूफानों को पार करते हुए, चीरते हुए आगे बढ़ता है और दुनिया भर के एक्टिविस्ट इसमें शामिल होते हैं। इसे सुमुद फ्लोटिला कहा जाता है। कौन कौन से देश? इटली, स्पेन, नॉर्वे, तुर्की के नागरिक पहले ही इसमें सवार हैं। हालांकि कुछ देशों के भी इसमें जो शिप मौजूद रहते हैं उसमें महिलाएं, सांसद, डॉक्टर्स भी जहाज में मौजूद होते हैं। बाकायदा वॉलंटियर्स इसमें मौजूद रहते हैं और यहाँ पर जो प्रभावित लोग हैं उन्हें मदद पहुँचाना उनका मुख्य उद्देश्य है। खाद्य सामग्री, दवाइयाँ, ज़रूरी सामान लादे हुए ये पूरा बेड़ा बहुत तेज़ी के साथ में समंदर की लहरों को पार करते हुए इजराइल की धमकियों को झेलते हुए आगे बढ़ रहा है। लक्ष्य है गाजा की नाकेबंदी को तोड़ा जाए और वहां पर मौजूद प्रभावित लोगों तक मदद पहुंचाई जाए। इजराइल लगातार चेतावनी दे रहा है कि रुक जाओ वरना अंजाम बुरा होगा, लेकिन लगातार ये बेड़ा आगे बढ़ रहा है। और अब स्थिति समझिए कि अब गाजा से कुछ ही घंटों की दूरी पर ये सुमुद फ्लोटिला मौजूद है। गाजा की बहुत ही जल्द बॉर्डर में एंट्री करने वाला है और लगातार इसी बात से डर रहा था इजराइल। इसी वजह से ड्रोन अटैक सुमुद फ्लोटिला पर किए गए। बताया जा रहा है कई बार ड्रोन के माध्यम से अटैक किया गया, मिसाइल से हमले की भी चेतावनी दी गई है। संदेश सुमुद फ्लोटिला का है कि इंसानियत को रास्ता दो। इंसानियत अभी भी जिंदा है, इंसानियत को रास्ता दो। गाजा में जो नरसंहार हुआ, नरसंहार करने वाला कोई और नहीं बल्कि सीधा सीधा आप ये मान के चलिए इजराइल है, IDF है, और इसीलिए उस नरसंहार में प्रभावित लोगों को मदद मिल सके। सुमुद फ्लोटिला के काफिले में कितने देश शामिल हैं, इसका योगदान कैसा होता है, आइए इसकी पूरी ABCD मैं आपको बता देती हूँ। सुमुद फ्लोटिला में दरअसल इटली के 12 जहाज शामिल हैं। जहाज़ों की संख्या समझिए, अलग अलग देशों के। स्पेन के 8 जहाज इसमें शामिल हैं। इसके अलावा नॉर्वे के भी 5 जहाज़ों की मौजूदगी इस पूरे बेड़े में नजर आती है। तुर्की ने भी सुमुद फ्लोटिला में 4 जहाज भेजे हैं गाजा में मदद करने के लिए। ग्रीस की तरफ से 3 जहाज़ों का जो बेड़ा है वो यहाँ पर पहुंचा है। फिनलैंड की तरफ से भी 2 जहाज़ों का बेड़ा सीधे सीधे भेजा गया है जो लोगों को मदद करेगा। डेनमार्क ने भी 2 जहाज भेजे हैं लोगों की मदद के लिए, सामान समेत पूरा बेड़ा, और वो ये चाहते हैं कि गाजा में जो लोग प्रभावित हैं उन तक मदद पहुंच सके। इसीलिए पुर्तगाल भी पीछे नहीं है। पुर्तगाल की तरफ से भी 2 जहाज भेजे गए हैं। जर्मनी की तरफ से भी 3 जहाज यहाँ पर इस बेड़े में शामिल हैं। अलग अलग देशों के ये जहाज हैं। स्विट्जरलैंड ने भी 1 जहाज भेजा है और अपनी भूमिका गाजा के प्रति यहाँ पर जरूर दर्शाई है। लोगों को मदद पहुँचाना उनका मुख्य उद्देश्य है और ये कुल अलग अलग देशों के जो जहाज हैं वो सुमुद फ्लोटिला को और भी ज्यादा ताकतवर बनाते हैं और इसीलिए लगातार डर रहा था इजराइल। और देखिए इजराइल की तमाम धमकियों के बावजूद अब समंदर की लहरों को चीरते हुए लगातार सुमुद फ्लोटिला आगे बढ़ा है। आखिर पुतिन का मकसद क्या है ये भी आपको समझना चाहिए। क्यों लगातार पुतिन की तरफ से, रूस की तरफ से यूक्रेन को टारगेट किया जा रहा है, खार्किव को टारगेट किया जा रहा है, आखिर क्या चाहते हैं व्लादिमीर पुतिन? दरअसल पुतिन के टारगेट पर खार्किव इसीलिए है क्योंकि रूस के अटैक सबसे ज्यादा यहां पर नजर आए। बफर जोन बनाने में बड़ी कामयाबी एक तरह से नजर आती है। अंदरूनी इलाकों में रूसी सेना की एंट्री हो चुकी है। मेलोवॉय, डेग्नियोटॉर्की का जो पूरा इलाका है वहां पर भी जंग लगातार जारी है। वोल्चंस के जंगलों में भी भीषण जंग यहां पर देखने को मिल रही है। खार्किव पर कब्जा अगर हो जाता है तो समझिए ज़ेलेंस्की युद्ध हार जाएंगे। इसीलिए लगातार पुतिन चाहते हैं कि खार्किव को अपने कंट्रोल में लिया जाए। खार्किव पे कंट्रोल, ज़ेलेंस्की का युद्ध अंत। खार्किव यूक्रेन का सबसे अहम प्रांत माना जाता है और यही मान के चलिए कि इसीलिए खार्किव पुतिन के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। उधर ज़ेलेंस्की टॉमहॉक मिसाइल लेने पर अड़े हुए हैं। जी हाँ, टॉमहॉक मिसाइल। और ज़ेलेंस्की तो चाहते हैं लेकिन अब अमेरिका भी टॉमहॉक मिसाइल देने का मन बना रहा है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस हामी भी भर चुके हैं। अब बस ट्रंप का इशारा बाकी है जिसके बाद में यूक्रेन के हाथ में होगा तबाही का हथियार। लेकिन रूस बौखलाया हुआ है। क्रेमलिन से चेतावनी आ चुकी है कि अगर टॉमहॉक आ गया तो अंजाम सोच से भी बाहर होगा।
ऐसे में जंग पहले ही उबाल मार रही थी और अब एक मिसाइल पूरे मोर्चे की दिशा बदल सकती है। यूक्रेन में टॉम हॉक पहुंचा तो युद्ध का मानचित्र बदल जाएगा। यूक्रेन के पास लंबी दूरी की मारक ताकत आएगी, पर क्या इसका मतलब है रूस की बर्बादी तय है? यह बयान जरूरत से ज्यादा आसान होगा। टॉम हॉक से युद्ध ज्यादा पारदर्शी, बेहद खतरनाक होगा। मॉस्को की सुरक्षा को सीधा खतरा महसूस होगा। जो असर दिखेगा वो सिर्फ मोर्चे का नहीं, दुनिया की राजनीति, अर्थव्यवस्था और जवाबी चालें बदलेंगी। रूस की प्रतिक्रिया तेज होगी और कठोर हो सकती है। जोखिम और भी बढ़ जाएगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की उम्मीदें अब आसमान छूने वाली हैं, क्योंकि वो मिसाइल जिसके लिए उनकी निगाहें बेचैन थी अब सच होने वाली है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने साफ कहा है कि यूक्रेन को टॉम हॉक मिसाइल देने पर विचार हो रहा है। ये वो मिसाइल है जिनकी मारक क्षमता है 2500 किलोमीटर। मतलब अब मॉस्को भी यूक्रेन के हथियारों की रेंज में आ जाएगा। ज़ेलेंस्की ने अमेरिका से एक नई मांग की थी। उन्होंने कहा कि यूरोपीय देशों को ये टॉम हॉक मिसाइल बेची जाए ताकि वे उन्हें यूक्रेन तक पहुंचा सके। ये कदम न सिर्फ यूक्रेन को ताकत देगा, बल्कि रूस के लिए भी बड़ा खतरा साबित होगा। टॉम हॉक मिसाइलें जो लंबी दूरी तक निशाना साधती है, अब युद्ध के नक्शे को पूरी तरह बदल सकती है। मॉस्को की नींद उड़ने वाली है, क्योंकि अब युद्ध का दायरा बढ़ने वाला है। ये मिसाइलें यूक्रेन को नई ताकत देंगी, जो रूस की ताकत को चुनौती देने के लिए पर्याप्त हो सकती है। अमेरिका की ये चाल एक बार फिर रूस के लिए बढ़ते दबाव का संकेत है। युद्ध और भी ज्यादा भयंकर होने वाला है। क्या रूस इस नए हथियार के सामने टिक पाएगा? देखना होगा। ये नई मिसाइल युद्ध के समीकरण को कैसे बदलेगा? यूक्रेन की उम्मीदें अब परवान चढ़ने वाली है। दरअसल यूक्रेन चाहता है कि रूस को अंदर धकेला जाए, तो वहीं अमेरिका विशेष दूत कीथ केलॉग कहते हैं कि संकेत हां की तरफ दिख रहा है। कीव अब लंबी दूरी से हमला करने में सक्षम हो सकता है। ये कदम युद्ध के मानचित्र को बदल देगा। मॉस्को के लिए ये नई चुनौती होगी। अगर टॉम हॉक पहुंचे तो लड़ाई का दायरा और तीखा होगा। ये निर्णायक मोड़ हो सकता है, लेकिन जोखिम भी बड़े हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया बढ़ेगी, कूटनीति
और ताकत दोनों का सामंजस्य अब निर्णायक होगा। देखना होगा कि क्या ट्रंप हाँ करेंगे, क्या यूरोप ये हथियार लाने में साथ देगा। रूस ने इस पर कड़ा रुख अपनाया है। क्रेमलिन प्रवक्ता पेस्को ने कहा कि वे पूरी स्थिति को सावधानी से देख रहे हैं। उनका कहना है कि क्या ये मिसाइलें यूक्रेनी सैनिक चलाएंगे या फिर अमेरिकी सैनिक भी सीधे हमले करेंगे, और सबसे अहम टारगेट का डेटा कौन देगा, क्या अमेरिका ये जानकारी साझा करेगा। पेस्को का मानना है कि ये मिसाइलें कोई जादुई हथियार नहीं है। टॉमहॉक हो या कोई और, वे युद्ध की दिशा या परिणाम में कोई बड़ा बदलाव नहीं ला पाएंगी। यानी हालात वैसे ही जटिल बने रहेंगे। कूटनीति और टकराव के बीच अभी भी संघर्ष जारी रहेगा। दुनिया ये सवाल उठा रही है कि क्या ये मिसाइल सच में युद्ध का अंत करेंगी या नया संकट बढ़ाएगी। की तरफ से लगातार मांग की जा रही थी यूएस से कि उसे टॉमहॉक मिसाइल दी जाए, और अब इस पे विचार किया जा रहा है। लगभग टॉमहॉक मिलना कंफर्म नजर आता है। आइए आपको जल्दी से बताती हूं कि यूक्रेन आखिर टॉमहॉक क्यों चाहता है, और इसको आप जरूर अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। टॉमहॉक दरअसल जिसके 2500 किलोमीटर तक वार करने की क्षमता मानी जाती है, लंबी दूरी की मारक क्षमता एक तरह से सीधे माना जाता है, सीधे मॉस्को तक पहुंचोगी। यानी कि यूक्रेन से अगर टॉमहॉक मिसाइल दागी तो सीधे मॉस्को टारगेट किया जा सकता है। और अब आप ये समझिए, अब सिर्फ डिफेंस नहीं बल्कि अब सीधे आक्रामक रूप में नजर आएगा। अटैक का भी विकल्प अब सीधे ज़ेलेंस्की देख रही है। इतना ही नहीं, रूस की मिसाइलों का जवाब सीधे नजर आता है। जवाबी हमले में बढ़त एक तरह से यूक्रेन चाहता है। रूस की मिसाइलों का जवाब टॉमहॉक के माध्यम से देना चाहते हैं। टारगेट पर सीधा वार करने की क्षमता इस टॉमहॉक मिसाइल की होती है। यही वजह है ज़ेलेंस्की चाहते हैं कि मिल जाए टॉमहॉक, ताकि वो फ्रंट लाइन से परे हमला कर सके और सीधे युद्ध में रणनीतिक बढ़त बना सके। देखिए, सप्लाई लाइन पर भी वार करने की क्षमता टॉमहॉक की नजर आती है। मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना चाहते हैं ज़ेलेंस्की। मॉस्को पर खतरे की आहट है, ये बार मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना चाहते हैं। रूस को चेतावनी के संकेत भी हैं। यूरोपीय देशों से सप्लाई की तैयारी, अमेरिका यूरोप से समर्थन की आस वो लगाए बैठे हैं। ट्रंप प्रशासन से हरी झंडी की उम्मीद है। हालांकि जेडी वेंस पहले ही हरी झंडी दे चुके हैं। बस ट्रंप का इंतजार है। एक मिसाइल, कई संदेश, क्या हथियार नहीं लेकिन रणनीतिक गेम चेंजर। दुनिया को ताकत दिखाना सबसे महत्वपूर्ण संदेश ज़ेलेंस्की का नजर आता है। वो दिखाना चाहते हैं कि रूस से वो कहीं से भी कम नहीं है। और देखिए, अगर हरी झंडी मिल गई तो टॉमहॉक के माध्यम से पूरी तरह से इस पूरे युद्ध का गेम चेंजर बन सकता है यूक्रेन।